जय श्री राम मेरे सभी दोस्तों को। आज हम भगवान श्री राम की कृपा से मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक PYQ एनालिसिस करे हैं तो आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर 155 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर उसको हम पर ईयर एवरेज निकालें तो 15 से 16 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर अप करता है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 10 साल में 68 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब एक साल में 6 से 7 क्वेश्चन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन की, हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब से मानें। देखो, अलग अलग हिस्टोरियन का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ उसे 1498 से मानते हैं, जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था, क्योंकि वो तब मानते हैं जब यूरोपियंस ने आना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग उसको 1600 मानते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी। और कुछ लोग मानते हैं जब तक औरंगजेब था। तो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1707 से लेके 1947 तक का। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, तो पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि ऐसे क्या कारण रहे कि मुगलों का पतन हुआ। देखो, अगर हम पढ़ते हैं तो जो औरंगज़ेब है उसने अपना रूलर को अपने साम्राज्य को इतना बढ़ा लिया था कि उसको एक जगह से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो हम इसके बारी बारी करके इसके रीजंस पढ़ते हैं। औरंगज़ेब एक्सपेंडेड द एम्पायर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड इट इज़ वास्टनेस ओनली 10 टू सेंटर। और उस टाइम पे इतना अच्छा कम्युनिकेशन तो हमारा नहीं था कि हर जगह से कनेक्टिविटी रह सके। तो ये भी एक कारण है कि हम ये कि मुगलों का पतन हुआ। फर्स्ट अगर रीज़न पढ़ें स्पेसिफिक में, तो वो था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कमी, जिसने एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले किया। फिर दूसरा उसकी पॉलिसी रिलीजियस बाइगोटिज्म की। रिलीजन बाइगोटिज्म का मतलब क्या है कि मतलब अपना बिलीफ सिस्टम है उसको मानना, अपनी फेथ को मानना। ये चाहे वो लॉजिकल हो चाहे इनलॉजिकल हो, बस वो अपनी मानना। जिसकी वजह से जो सिख अम्पायर थे, जो जाट अम्पायर थे, जो राजपूत अम्पायर थे, जो मराठास थे, यहाँ तक कि खुद खुद कुछ मुस्लिम रूलर उसके अगेंस्ट हो गए थे, जो कि उसके पतन का कारण बना। और कुछ उसकी रिलीजियस पॉलिसी के अंदर आता है, जब उसने जजिया को 1679 के अंदर उसने जजिया को भी इम्पोज कर दिया। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो जजिया का मतलब वो होता है कि किसी मुस्लिम रूलर में कि अगर जो नॉन मुस्लिम को एक टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स का नाम था जजिया। ठीक है, इसको भारत में पहली बार लागू करा था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसको बंद भी करा दिया गया था, बहुत लोगों ने इसको अकबर ने बंद करा दिया था, फिर इसको दोबारा से शुरू कराया गया। और फिर उसने दक्कन में 27 साल तक संघर्ष करा। ही स्ट्रगल इन डेक्कन फॉर 27 ईयर। और इस चीज़ को ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन भी बोलते हैं उसका। और दक्कन के एक्सपेंशन को मुगलों का क्या कहते हैं, अल्सर ऑफ मुगल बोला जाता है, मतलब मुगलों का अल्सर। फिर और एक ये रिलीजियस इतना बाइकआउट था कि उसने शिया पे जो बीजा और क्या कहते हैं, गोलकोंडा के शिया रूलर थे, उन पे भी अटैक कर दिया। अब इस ये उसको कहाँ पे गलती मिली, क्योंकि जो शिया और गोलकोंडा के जो शिया रूलर थे वो चेक एंड बैलेंस बना के रखते थे मराठा पे। जैसे ही उन्होंने बीजा और गोलकोंडा वीक हुआ तो मराठा को टाइम मिल गया यूनाइट होने का। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं यूनाइट होके और क्या यूनाइट हुए और स्ट्रगल किया, और जो जो एक मुगलों का आगे जाके पतन का कारण बना। ठीक है, अगर ठीक अगर फिर सेकंड रीज़न इसके वीक सक्सेसर, क्योंकि देखो मुगलों का मुगलों का पतन का एक यह और कारण माना जाता है कि जो मुगल्स थे उनमें कोई डिफाइन प्रोसीजर नहीं था कि नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। स्टार्ट ये देखो, वो था कि अगला काबिल होगा वो राजा बनेगा। स्टार्टिंग के पीरियड में इन्होंने इस प्रोसेस ने बहुत अच्छा काम करा, नो डाउट। लेकिन बाद में ये भी एक उनके पतन का कारण बना, क्योंकि जो नोबल्स होते थे वो उसको राजा बनाते थे जो उनके इशारों पे चल सके। तो जैसे औरंगजेब डाइड होता है, उसके बाद आता बहादुर शाह। बहादुर शाह किसकी हेल्प से बनता है, जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बनता है, जिसका टाइम पीरियड था 1707 से 1712 तक। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शाह बेखबर। और जो एक ब्रिटिशर राइटर है सिडनी ओन, सिडनी ओन, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, सिडनी ओन। ये बोलते हैं कि अगर औरंगज़ेब के बाद कोई एक राजा हो जिसके बारे में लिखा जा सके तो वो बहादुर शाह है।
मतलब बहादुर शाह अंधों में काना राजा था औरंगज़ेब के बाद। फिर जैसे ये बहादुर शाह मरता है, उसके बाद एक नेक्स्ट रूलर आता है जहानानंद, जो 17 से 12 से 13 तक आता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है फ़र्रुखशियार। फ़र्रुखशियार को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने गोल्डन फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अगर हम आगे ब्रिटिशर्स में ही पढ़ेंगे, मतलब इसने फ्री ट्रेड परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को। क्यों दी थी वो हम आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता था, कायर राजा। ये अगर क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा था, 1709 से 48, लेकिन ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, ये वुमेंस, वाइन, एनिमल फाइट, इन्हीं के अंदर बिजी रहता था। इसके टाइम पे इन्वेड भी हुआ नादिर शाह का, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो इसके मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा था अहमद शाह, ये ऐसा था, इसने जो इसके पापा ने हरम बनाया था जिसके अंदर सिर्फ वुमेन्स अलाउड थी, इसने उसको एक कोस बढ़ा दिया। एक कोस मतलब 4 माइल, और इसका कोई मतलब खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब इसको कोई वो भी नहीं मिला था। पंजाब में किसी को गवर्नर बनाने के लिए इसके पास कोई सॉलिड बंदा भी नहीं था, तो इसने क्या करा, अपने 2.5 साल के बच्चे को वहाँ का गवर्नर बना दिया और 1 साल के बच्चे को अपना डिप्टी गवर्नर बना दिया। पंजाब जैसी में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इतने बच्चों के हाथ में छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, उसके कुछ नोबल्स की भी कमी। क्योंकि देखो, कहा जाता है कि एक थॉट है, व्हेन गोल्ड रस्ट व्हाट विल आयरन डू। अगर सोने में ही जंग लग जाएगा तो आयरन भी क्या करेगा। जब नोबल सोचते थे कि जब हमारे राजा को ही परवाह नहीं है, वो ही अपना लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अपनी राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे, तो हम क्यों स्ट्रगल करें। वो भी अपना मस्त रहते थे, मतलब वो भी क्या कहते हैं, हरम में पड़े रहते थे या फिर शौरी शायरी में बढ़ गए थे। जो एक्चुअल जिसके लिए मुग़ल जाना जाता था, वो उसका पार्ट डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। ठीक है, अगला डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन। ये हमने मतलब क्या कहते हैं, ये मैंने उसमें पढ़ा लिया था कि जो नॉवेल्स है वो अपने हिसाब से बनाते थे। जैसे कि जुल्फ़िकार खान ने उसको बनाया था, फ़र्रुखशियार को। फिर उसके बाद जो सैयद ब्रदर है, उनका भी हम नाम सुनेंगे। सैयद ब्रदर्स को हम किंग मेकर्स भी बोला जाता है। और क्वेश्चन आ जाए कि हु आर कॉल्ड किंग ब्रदर, तो पहला था क्या कहते हैं, अब्दुल्ला खान, जो जिसको बनाया गया था वज़ीर। और जो हुसैन अली था वो था मीर बख्शी मुगलों का। ठीक है, तो इनके आने के बाद जो फाइनेंशियली भी मुग़ल बहुत वीक हो चुका था, और मिलिट्री वाइज भी बहुत वीक हो। और दूसरा एक मेन कारण है राइस ऑफ मराठा। क्योंकि जो मराठास हैं वो उन्होंने अपना एक वो चलाया था, एक मुहिम चलाई थी, मतलब एक कैंपेन चलाया था, हिंदू पदशाही, जिसने सभी को इकट्ठा करा और एक नॉर्थ इंडिया में अपनी एक स्ट्रॉन्ग धाक बनाई। ठीक है, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि वो अब इंडिया के एक डिफेंडर माने जाते थे। जैसे अगर किसी को इंडिया पे अटैक करना, पहले उन्हें मुग़ल से फाइट करना पड़ता था, लेकिन अब जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो चुका था। जो मेन पावर थी इंडिया के, वो मराठा बन चुके थे। और मराठों का राइज करने का कारण एक ये भी था, जो हमने पहले डिस्कस करा, जो शिया डायनेस्टी थी, बीजा और गोखांडा की, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी औरंगज़ेब के अटैक के बाद, तो उन पर कोई चेक बैलेंस के लिए था भी नहीं। ठीक है, एक मिनट। फिर आता है अगला, मिलिट्री वीकनेस। अगर हम उस टाइम पे देखो, फ्यूडल सिस्टम बहुत था। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि जैसे मनसबदारी, मतलब जो सेना होती थी वो अपने जो उसका हेड है, जो सेना का हेड है, मनसबदार, उनके टूवर्ड ज़्यादा रॉयल होती थी ना, रेदर देन जो राजा होता था। तो ये भी एक। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे सोल्जर को हायर कर रखा था, तो अगर कोई बाहर से आएगा तो वो सोचेगा कि मैं युद्ध में ना जाऊं, और अपना जो मैं जिस काम के लिए आया यहाँ पे, क्योंकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह क्यों आता है, कमाई करने के लिए। तो वो भी सोचते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, अपना जितना हो सके उतना ज़्यादा कमाई करें। ठीक है, और जो दूसरा और एक ये और रीज़न माना जाता है कि जो मराठा है वो गोरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत एडवांस थे। क्योंकि अगर आपको मराठा पे अटैक करना है, तो आपको ये वेस्टर्न घाट के ऊपर एक जो रेंजेस है, एक मिनट, पेन 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 हाँ, यहाँ पे दो दो रेंजेस है, सतपुरा और विंध्याचल।
इन यहाँ से वैसे आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में, इनके बीच से एक नदी जाती है जिसको नर्मदा। अगर तो मराठा मराठा क्या करते थे, क्या कहते हैं, उनको हर एक लोकेशन पता थी, तो वो हर एक पॉइंट पे छुप जाते थे और छुप के अटैक करते थे मराठास। तो मराठास को हराना बहुत एक मुश्किल टास्क बन चुका था उनके लिए। ठीक है, देखो अभी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है पढ़ाने में, लेकिन विद टाइम हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर अगला इकोनॉमिक बैंकरप्सी, क्योंकि मराठे उस टाइम पे इतने राइज कर चुके थे कि अगर मराठे पहले आते थे अपने घोड़ों को, अपने जानवरों को क्या कहते हैं, खुला छोड़ देते थे कि जिसको जो चरना है वो चर लेता था। फिर जो बचा कुचा वहाँ पे, जहाँ पे मुगलों की वो थी, वहाँ पे आग लगा देते थे। और ठीक है, एक तो उनका रेवेन्यू का सोर्स वैसे ख़त्म हो गया। दूसरा उसके बाद क्या कहते, कुछ प्रोविंस जैसे कि चिंकलिज खान हो गया और अवध हो गया, अवध हैदराबाद, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ये भी उनको टैक्स करना बंद कर देते हैं, जो कि उनका इकोनॉमिक फिर से ठप हो जाती है। ठीक है, और एक वैसे एक हिस्टोरियन है, एक मिनट, JN सरकार, जादूनाथ सरकार, तो वो बोलते हैं कि मुगल्स की कभी जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स है वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो मुगल्स का प्राइम जो प्राइम वर्क है वो वॉर है। तो अगर अगर जब तक युद्ध रहेगा, अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन। क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, वॉर टोटली डिस्ट्रॉय इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर दूसरा उनका क्या कहते हैं, इग्नोरेंट एटीट्यूड। एक मिनट, इग्नोरेंट, अगला इग्नोरेंट एटीट्यूड टूअर रूलर। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हो चुका था, उनके पास देने के लिए पैसे, सोल्जर की पास सैलरी नहीं थी। और जो इसके टाइम पे एक क्राइसिस और जागीरदारी क्राइसिस आया था। इसके अंदर क्या क्या होता था कि जैसे एक बंदे को जागीरदार इतने हो चुके थे कि हमारे पास लैंड कम पड़ चुकी थी, तो मतलब सबको वेट करना पड़ता था उनकी बारी कब आती है, उनकी बारी कब आती है। तो जादूनाथ सरकार है, वो भी ये बोलता है कि अगर किसी को बचपन में जागीरदारी मिली है तो जब तक इसके बाल सफ़ेद होंगे तब जाके वो रियल जागीरदार बनेगा, तब उसके पास वो लैंड आएगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने थॉट JN सरकार का लिख दिया, आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि अगर आप मेंस में ये लिख के आओगे तो ये आपके आंसर को एक एज, एक्स्ट्रा एज देगा, जिसको हम ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मुगल स्टेट। नेचर ऑफ मुगल स्टेट में हम पढ़ेंगे कि वो टोटली सेंटर था। एक मिनट, जो मुगलों का रूलर है, मुगल एम्पायर है, वो एक पुलिस स्टेट जैसा था, मतलब कि वो टोटली सेंट्रलाइजेशन। तो मतलब ये डिपेंड कर राजा की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका साम्राज्य कैसा है, क्योंकि वो इतना वो था टाइट। ठीक है, और कुछ औरंगजेब ने ऐसा था कि जो अगर जो मुगल रूलर था अकबर, इसने अब क्या कहते हैं एक कोशिश करी थी कि जो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सके। वैसे अकबर से, अगर आपने मेडिवल पढ़ी हो तो अकबर ने एक धर्म का एस्टेब्लिशमेंट करी थी, आप उसको कमेंट में बताना। वैसे मैं बता देता हूँ, दीन इलाही कब करी थी ये भी बताना। ठीक है, और कुछ जो हिंदू रूलर है वो मुगल्स को फॉरेनर की नज़र से देखते थे, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बना आगे जाके मुगल्स के डिसइंटीग्रेशन का। फिर ठीक है, फिर अगला अगला जो मेन फैक्टर है जो मुगलों के पतन का कारण बना, वो है इन्वेजन बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो उसमें अहमद शाह अब्दाली के बारे में दिखाया गया है। अब क्वेश्चन, अब थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान दें कि 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है। देखो हम इसको बैटल नहीं बोलेंगे। अगर इसको बैटल क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नादिर शाह ने जब अटैक करा था तब दिल्ली के थ्रोन पे था मोहम्मद शाह रंगीला, उसने रिबेल ही नहीं करा। अगर उसकी जगह पे औरंगज़ेब होता तो मैं ये नहीं कह सकता कि नादिर शाह हारता जीता, लेकिन औरंगज़ेब डेफिनेटली फ़ाइट करता, या फिर कोई और रूलर होता वो फाइट करता। लेकिन अहमद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला ने कोशिश ही नहीं करी।
तो एक ये क्लियर कट मैसेज दे गया था ब्रिटिशर्स को भी और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि बस मुगल्स ये नाम नाम के रूलर है और इनके बस के अब कुछ नहीं रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो 1761 में 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का है हरियाणा में। ठीक है। अगर आप देखो हरियाणा में ये पानीपत के साइड में कौन, पानीपत किस नदी के तट तट पर है, तो इसकी भी कमेंट में बताना मुझे। जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक करा था तब तो मुगल इतने कमज़ोर थे कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं थे। तो उनको डिफेंड करने, इंडिया को डिफेंड करने के लिए मराठास आए थे। तो वो फॉरनों ने मराठाओं से नहीं लड़ी थी। फिर अगला है क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ यूरोपियंस। कमिंग ऑफ यूरोपियंस में कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर यूरोपियंस हैं, क्योंकि तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। तो एक थिंकर है, मुझे उसका भी राइट नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी हाँ, जादूनाथ सरकारी है, वो भी बोलता है कि ये लड़ाई थी कंजर्वेटिव वर्सेस जो, एक मिनट, प्रोग्रेसिव। मतलब जो यूरोपियंस थे वो प्रोग्रेसिव थे, मतलब वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, और जो मुगल्स थे वो कंजर्वेटिव थे। इस बात का हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि देखो जो हमारी फर्स्ट प्रेस है इंडिया में 1580 में पोर्चुगीज़ लेके आए थे। तो उस टाइम पे मुगल रूलर कौन था, औरंगज़ेब। वो स्ट्रॉन्ग रूलर था, वो चाहता तो इसका एक अच्छा फ़ायदा ले सकता था। लेकिन हम देखते हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट न्यूज़पेपर कब प्रिंट होता है, उसके 10 साल बाद एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जो फर्स्ट प्रेस थी इंडिया में वो 1556 में आई थी। मैंने अभी चेक करा क्यों, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कहाँ पे आई थी, गोवा में। कौन लेके आए थे इसको, पोर्चुगीज़। लेकिन जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो कब प्रिंट हुआ, 1780 में। कौन सा था, बंगाल गैजेट। ये किसने लिखा, ये भी आप कमेंट में बताओगे। तो मतलब ये दिखाता है कि मतलब कितना गैप था। और ये देखा जाए कि इतना गैप क्यों है, कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं कि जो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर ही क्यों स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर आप उसकी लोकेशन देखते हो मैप में, ये ध्यान रखना कि मैपिंग भी एक अच्छा पोर्शन कवर करती है। तो ज्योग्राफी में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। जो इंग्लैंड है वो देखा तो यूरोप से थोड़ा अलग है, तो क्योंकि वो 9 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। तो उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था कि देखा जाए कि जो कंटिन्यूस वॉर में रहे। अगर वो इंसान वॉर में नहीं है तो अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं जो आपको सूरज पढ़ाएगा, पीपीसी होता है, मतलब पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन कर्व, कि हम अपने रिसोर्सेज को कितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉर नहीं है तो हम अपना सारा पैसा डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अपना सारा सारा ध्यान, अपना सारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट में यूज़ करा। क्योंकि जो वेस्ट ऑफ यूरोप उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे चाइना करता है कि अपना सुबह उठा आँख देख खोली कि ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा मेरा। ये उस टाइम पे जर्मनी करता था। तो पूरा यूरोप वॉर में रहता था, तो वो अलग था। लेकिन जैसे इंग्लैंड के अंदर डेवलपमेंट हुआ तो बाकियों के बीच में इनसिक्योरिटी बढ़ी, तो उन्होंने भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करा। लेकिन इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाए मुगल्स, जो कि उनके आगे पतन का कारण बना। ठीक है। फिर आगे लास्ट में अगर हम इसको ख़त्म करें, क्योंकि अब प्री में तो हमें लिखना नहीं होता, लेकिन मेंस में हमें लिखना होता है कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड। रिमाइंड सबको एक बात सभी ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री के अंदर आप कभी वे फॉरवर्ड नहीं लिखोगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आता है कंक्लूजन, क्योंकि वो जो हो चुका है। वे फॉरवर्ड है कि हमें क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक हिस्टोरियन का कोट है, व्हेन द फोटोम एम्पायर कोलैप्स द सरप्राइज वॉज नॉट दैट इट क्रैम्बल्ड बट दैट ही एंड वॉज सो लॉन्ग डिल। मतलब ये वैसे किसी ने लिखा, ये भी इसने लिखा है, जादूनाथ सरकार ने। किसने बोला कि ये तो निश्चित था कि मुगलों का पतन होएगा, लेकिन वो इतना समय ले जाएगा, ये थोड़ा सरप्राइज था। तो मानता हूँ, तो गाइस ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीच में थोड़ी वीडियो में थोड़ी क्वालिटी में भी कमी है, कंटेंट भी मतलब ठीक है, मतलब एवरेज ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट कंटेंट है, बट ये हमारी स्टार्टिंग है गाइस, तो थोड़ा पेशेंस रखें। हम भी अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम। और जो क्वेश्चन 2-3 मैंने पूछे हैं उसको कमेंट में आंसर दे।